किलर बंधु 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले चीफ एयर मार्शल इतिहास में ऐसे बहुत ही कम अवसर हुए हैं जहां किन्हीं दो भाइयों को एक साथ वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत की शिक्षा प्रणाली का आईसीएसई बोर्ड, गांधी की भूमिका निभाने वाले बेन किंग्सले, प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर महेश भूपति, अभिनेत्री लारा दत्ता, रस्किन बॉन्ड, क्रिकेटर नासिर हुसैन, स्टुअर्ट बिन्नी, रोजर बिन्नी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनकी इतिहास में एक अलग पहचान है। आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किनकी चर्चा कर रहे हैं। एंग्लो इंडियन, जिन्हें हिंदी में आंग्ल भारतीय कहा जाता है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि हाल ही में सरकार ने 104 क्रम का संविधान संशोधन ला करके आंग्ल भारतीयों को दिया जाने वाला संवैधानिक प्रावधान समाप्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीय कौन है? संवैधानिक परिभाषा इनकी क्या है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या पितृजनक यूरोपीय मूल के हों, माता भारतीय मूल की हो और एक निश्चित अवधि से भारत के राज्य क्षेत्र में जिसका साधारण रूप से अधिवास रहा हो, उनके जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो पिता यूरोपीय मूल का हो और अगर माता भारतीय मूल की हो और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें हम आंग्ल भारतीय कहेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, संवैधानिक व्याख्या में यूरोपीय मूल शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि ब्रिटिश मूल का। गोवा, जहाँ बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा, और पांडिचेरी जहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, आज़ादी के बाद भी वहाँ रहने वाले पांडिचेरी और गोवा में रहने वाले जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी हैं, अपने आप को वो आंग्ल भारतीय कहलाना पसंद नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि उन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यूरोपीय मूल का तात्पर्य न केवल इंग्लैंड से है, बल्कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इन सब देशों से है। इन मूल के लोगों का भारत आगमन किस तरीके से हुआ? मध्यकाल में जब पूरे विश्व में मुस्लिम धर्म का प्रचार हो रहा था, उस समय अरबों ने भारत को यूरोप से जोड़ने वाले स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। तब भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से कोलंबस जब समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत के लिए निकलता है तो पहुंच जाता है अमेरिका। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से लगभग 6000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करते हुए वास्को डी गामा जब यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करते हुए भारत पर पहुंचता है और यहाँ पहुँच करके यहाँ पूरे जहाज भर के सामान लेकर के वापस जाता है, जिसमें खास करके भारतीय मसाले और रेशम के वस्त्र अधिक मात्रा में थे। और उस माल को जब वो यूरोप के बाज़ार में बेचता है तो जितना पैसा उसने यहाँ लगाया था उसका 60 गुना पैसा उसे उस बाज़ार से प्राप्त होता है। भारत की आर्थिक संपन्नता की गूंज पूरे यूरोप महाद्वीप में हो जाती है और धीरे धीरे यूरोप महाद्वीप के अलावा और आसपास के देशों से व्यापारी भारत से व्यापार करने पहुंचते हैं। भारत में आने वाले आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सबसे बड़ा हिस्सा वास्तव में 1853 जब भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन आरंभ की गई थी, 1854 जब भारत में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, तब आई थी। बहुत अधिक संख्या में यूरोपीय मूल के लोगों को काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। चूँकि उस समय यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली स्वेज नहर, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था। स्वेज नहर 1869 में आरंभ की गई थी, इसलिए एक लंबी दूरी की यात्रा तय करके आनी पड़ती थी। इसलिए वहाँ आने वाले सभी लोग अपने परिवार को लेकर के नहीं आते थे। यहाँ आकर के उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की और उनके जो बच्चे पैदा हुए वो आंग्ल भारतीय कहलाए। उनके जो बच्चे पैदा होते थे उनको कच्ची रोटी या अधपकी रोटी की संज्ञा भी दी जाती थी। बहरहाल ये ध्यान रखिएगा, जब ये इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, 1876 में ऑल इंडिया
एंग्लो इंडियंस एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी को बनाया गया। भारत जब आज़ाद हुआ तो इनकी संख्या 3 से 4 लाख थी। चूंकि इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं दिया था, इसलिए इनको लगा कि कहीं भारतीय हमारे साथ भेदभाव न करें, इसलिए अधिकांश लोग अपने देश लौट गए। जो बचे हुए थे उनमें से ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष फ्रैंक एंथनी, जो कि एक अच्छे वकील भी थे, नेहरू जी के मित्र भी थे और जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान भी दिया था, साथ ही संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। इन्होंने कहा कि चूंकि हमारी कम्युनिटी पूरे देश में फैली हुई है और इतनी विशाल जनसंख्या पे हमारा सिलेक्शन किसी सदन में होना संभव नहीं है, इसलिए हमारे लिए मनोनयन का प्रावधान होना चाहिए। इस बात का पुरजोर विरोध हुआ संविधान सभा में, परंतु फिर भी ये प्रस्ताव मान लिया गया और संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ दिया। फ्रैंक एंथनी 8 बार लोकसभा के लिए मनोनीत हुए और पहले आईसीएससी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। देखते हैं कि आंग्ल भारतीयों के लिए हमारे संविधान में संवैधानिक उपबंध कौन से थे। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति की राय में अगर आंग्ल भारतीय लोगों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिला है तो राष्ट्रपति 2 से अनधिक यानी 2 लोगों को, अधिकतम 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 333 ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 333 के अनुसार इसी तरीके से राज्यपाल अगर किसी भी राज्य की विधानसभा में अगर कोई आंग्ल भारतीय चुन करके नहीं आए हैं तो एक सीट यानी एक आंग्ल भारतीय को राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। विधानसभा या लोकसभा में मनोनीत कोई भी सांसद या विधायक 6 महीने के भीतर में किसी अगर पार्टी का सदस्य अगर बनता है तो अनुसूची 10 के तहत वो विधि मान्य होगा। अर्थात 6 महीने के अंदर में किसी पार्टी का अगर सदस्य बन जाएगा तो वो दल बदल विधेयक की परिभाषा को अपमार्जित नहीं करेगा। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन के प्रावधान को अगले 10 साल तक अर्थात 25 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था। जैसे इसकी अवधि समाप्त हुई वैसे ही संविधान संशोधन विधेयक 126वें क्रम का लाया गया और 126वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान तो बढ़ाया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को बढ़ाया नहीं गया। इन सीधी सी बात थी कि इसे समाप्त कर दिया गया। ये जब घटना हुई, विधेयक जब पेश किया गया था संसद में, तो सरकार का कहना था कि 2011 की जनगणना के आधार पर केवल देश में 296 ही आंग्ल भारतीय बसे हैं। विपक्ष का ये तर्क था कि सरकार से कहीं चूक हुई है, जबकि उनकी संख्या 3 से 6 लाख के बीच में है। साथ ही एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष बेरी ओ ब्रायन ने मोदी जी को पत्र लिख करके इस बात के लिए विरोध दर्शाया था, इस विधेयक पर विरोध दर्शाया था। उनका कहना था कि सरकार इस देश में जिस समुदाय की संख्या कम है उसे हमेशा फ़ायदा पहुंचाती है, पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को भी फ़ायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन हमारे समुदाय को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो भी हो, संविधान में 104वां संविधान संशोधन पास हो गया और उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने वाले मनोनयन के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना था कि हो सके तो आने वाले समय में इस विधेयक पर फिर से चर्चा करके इसे पुनः जारी या लागू किया जा सकता है। तर्कसंगत तथ्य ये है कि लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं। अनुच्छेद 80 के तहत मनोनयन का जो काम है वो राज्यसभा का है। जैसे राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत 12 सदस्यों को नामजद कर सकते हैं राज्यसभा में, इसी तरीके से आंग्ल भारतीयों का मनोनयन का प्रावधान संविधान के आरंभ में राज्यसभा में होना चाहिए था, लोकसभा या विधानसभा में नहीं। ऐसा कुछ संविधानविदों का मानना है। फिलहाल ये प्रावधान पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस टॉपिक से जिसे आपको जानना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डेरिक ओ ब्रायन, ये ऐसे लास्ट एंग्लो इंडियन व्यक्ति हैं जिन्होंने, एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था। चूँकि
ये तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लिए ये विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ करके पहुंचे थे विधानसभा में, और विधानसभा सदस्य होने के नाते इन्होंने वोटिंग की थी राष्ट्रपति चुनाव। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हो 2 लास्ट एंग्लो इंडियंस थे जिनका मनोनयन जून 2019 तक के लिए किया गया था। 1911 की जनगणना में सबसे पहले एंग्लो इंडियंस को काउंट किया गया कि उनकी संख्या देश में कितनी है। संवैधानिक रूप से आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 334 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में इनके लिए आरक्षण, और अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभा में ST/SC के लिए आरक्षण, और आंग्ल भारतीयों के लोकसभा और विधानसभा में मनोनयन का जो प्रावधान है उसकी व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 334 इस बात की वकालत करता है कि संविधान के लागू होने के अगले 60 साल तक किसी भी कंडीशन पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण और आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के आरक्षण को 2010 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। यानी 26 जनवरी 2010 तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी।